स्टार्ट करते हैं। जो आज स्टार्ट करना है हमने, आज स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, बिल्कुल ही क्रिस्प होने वाला है, सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है, तो ठीक है, बिल्कुल जो आता है आपको वही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। जब चार्जेस हमको रेस्ट पे मिलते हैं, किस पे मिलते हैं? रेस्ट पे। ठीक है, पहली बात सुनते जाना। चार्ज हमारी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी? है मैटर की। किसकी प्रॉपर्टी है? बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से या तो अट्रैक्शन हो जाएगा या तो रिपल्शन हो जाएगा। आपको पता है दो तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, और प्लस माइनस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। ये जो इनके बीच में फोर्सेस लगती हैं, ये चार्जेस की वजह से लगती हैं। ठीक है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो क्या करती है? रिपल्शन कराएगी या फिर अट्रैक्शन कराएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ऐसा यूनिट होता है इसका कूलम। क्या होता है? कूलम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और स्टैट कूलम इसका सीजीएस यूनिट होता है। सबसे छोटा चार्ज जो हम पाया जाता है वो पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे। वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर है? प्रोटॉन पे भी सेम होता है, प्लस माइनस है बस। ठीक है, अब थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बेसिकली चार्ज की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा, चार्ज कंजर्व है। चार्ज क्या है? कंजर्व है, कि चार्ज को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर? सेकंड बात, चार्ज क्वांटाइज है। चार्ज कैसा है? क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब फिक्स अमाउंट में मिलता है। कैसा मिलता है? फिक्स अमाउंट में। आ जाओ समझते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर है। अब क्या हुआ, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी अगर पहले से न्यूट्रल है, पहले से क्या है? न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन देने पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जो भी आदान प्रदान या लेना देना है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और वहीं प्रोटॉन का जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। बेटा ये इससे अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स बड़ा है। प्रोटॉन इतना बड़ा है तो आदान प्रदान किसका होगा? जो हल्का है। हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं। मान लो एक ले लिया, एक दे दिया, दो दे दिए, दो ले लिए, पर फिर मैंने 2.5 देने की कोशिश की, मैं दे ही नहीं पाया। 2.5 देने की कोशिश की, मैं दे नहीं पाया, और मैंने 2.5 लेने की कोशिश की, मैं 2.5 भी नहीं ले पाया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजर। क्या बोलते हैं इसी को? चार्ज क्वांटाइज। मतलब जो भी चार्ज अवेलेबल है वो इंटीजर मल्टीपल में है फंडामेंटल चार्ज के। फॉर्मूला है Q = NE। एन है इसमें इंटीजर, यानी 1 2 3 4, और E है हमारा एलिमेंट्री चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। बेसिक चीज़ें पहले से आपको आती होंगी। चार्ज के अंदर समझ गए कि मतलब टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसको मैंने इस पर चार्ज पड़ा है +2 कूलम, फिर -Q, फिर +3 कूलम। अगर मैं टोटल चार्ज देखूँ कितना है? 5 5 4, मतलब टोटल चार्ज है +4 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने इसको पकड़ के शेक किया, बहुत सारा शेक किया इसको। अच्छा, इसकी बाउंड्री इंसुलेटिंग है, मतलब कंडक्टिंग नहीं है, बाहर इसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसको शेक कर दिया। क्या कर दिया? शेक। मैं थोड़ी देर के बाद आया, मैंने देखा यहाँ पे बच गया +2 कूलम, सॉरी यहाँ पे बच गया + कूलम, यहाँ पे बच गया +0 कूलम, यहाँ पे बच गया +3 कूलम। ऐसा बात करो, इसको भी प्लस ले लो और इसको 2 ले लो। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने अभी देखा +2 कूलम का + कूलम हो गया, माइनस कूलम का + कूलम हो गया, और +3 कूलम का +2 कूलम हो गया। हाँ, चार्ज कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो ना, यहाँ पे भी टोटल चार्ज था और यहाँ पे भी टोटल कितना है? चार्ज, पर ट्रांसफर हो सकता है। हाँ बिल्कुल ट्रांसफर हो गया है। देखो +2 का क्या बन गया, इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। सिंपल प्रॉपर्टीज थी ये, याद रखना। जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हमेशा किसकी बात कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन की। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो टॉपिक है वो भी प्रॉपर्टी है। याद रखना कि चार्ज मस्ट हैव मास। चार्ज के पास हमेशा मास होगा, बट मास मे और मे नॉट हैव चार्ज। मतलब जो भी चार्ज है ना, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बेसिकली मैटर की। जैसे मैं बोलता हूँ मीठा। क्या बोलता हूँ? मीठा। तो मीठा एक प्रॉपर्टी है किसकी? लड्डू की। मीठा कोई चीज़ नहीं है, मीठा एक प्रॉपर्टी है लड्डू की। जैसे मैं बोलता हूँ कड़वा। क्या बोलता हूँ? कड़वा। तो कड़वा कोई चीज़ नहीं है, कड़वा नीम कड़वा। तो नीम की प्रॉपर्टी, वैसे ही मैटर की प्रॉपर्टी है एक चार्ज।
जिसकी वजह से हमको अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन मिलती है, या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। आपको पता है जब चार्ज कॉन्टिन्यू चलते हैं, अगर पोटेंशियल लगा दिया जाए तो वो कॉन्टिन्यू चलेंगे, और कॉन्टिन्यू चलेंगे तो वो करंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? करंट। और आपको पता है अगर करंट बनाएंगे तो आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऑटोमेटिक बनेंगी। हमने बोला चार्ज के पास तो मास होगा ही होगा, ठीक है, बट किसी मास के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो ये मार्कर, मैं बोल रहा हूँ ये न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल, मतलब ना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल हो सकता है। बट मान लो मैंने बोला इस चेयर पे मास है, इस बोर्ड पे मास है, सॉरी इस बोर्ड पे चार्ज है, तो बेटा अगर इस पे चार्ज है तो इस पे मास होना लाजमी है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बेटा जो चार्ज होता है ना वो स्पीड के साथ वैरी नहीं करता। मतलब चार्ज कितना है? 1.6 10⁻⁹ किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज हो ये हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट, मतलब कभी वैरी नहीं करेगा। पर जो मास होता है वो वैरी करता है, मास वैरी कर जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इक्वेशन होती है m = m0 डिवाइड बाय √1 - v²/c²। बट आपने ये बातें याद रखनी है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए शुरू हो जाते हैं टॉपिक्स, पहला टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। पहला टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पढ़ा प्लस प्लस क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बट कितनी फोर्स से करते हैं ये हमको कूलम्स ने बताया। किसने बताया? कूलम्स ने। हमको सबको पता है प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। बट कितनी फोर्स से करेंगे ये कूलम्स ने बताया। किसने बताया? कूलम्स ने। कूलम्स ने बोला जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² पे। मान लो दो चार्जेस हैं, ये प्लस और ये प्लस, इनकी दूरी है r। कितनी दूरी है इनकी? r। इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, तो 1 दूसरे पे धक्का लगाएगा बेटा। यहाँ पे हमने बोला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये इसको यहाँ धक्का लगाएगा, हमने बोला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमने बोला ये जो फोर्स है ना, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे, मान लो ये चार्ज मैंने 2 गुना कर दिया। कितने गुना कर दिया? 2 गुना। तो फोर्स भी कितनी होगी? 2 गुना। कितनी होगी? 2 गुना। मान लो मैंने दोनों चार्जेस 2 गुना बढ़ा दिए, इसको भी 2 कर दिया, इसको भी, तो बेटा फोर्स 4 गुना बढ़ गई। कितने गुना? 4 गुना। और उसने बोला इनके सेपरेशन बड़ा मैटर करता है। मान लो इसको पास लो तो आपको फील हो रहा होगा फोर्स बढ़ेगी। वैसे ही यहाँ पे मान लो इसको मैं 2 करता हूँ, कितना करता हूँ? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स 4 गुना घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मान लो मैं इसको और बढ़ाता हूँ, मैंने इसको 4 कर दिया, 4 मीटर कर दिया। कितना कर दिया? 4 मीटर। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16, मतलब फोर्स 16 गुना घट जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और यहीं से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा और एक कांस्टेंट आया जिसको हमने बोला 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। ये है आपका ओम्स का लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ। इसको बोलते हैं हम K। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर ध्यान से अगर आप यूनिट निकालो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है? और इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बाद में पढ़ते हैं, पर वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब ध्यान से देखो, ये K की वैल्यू है, 4π तो कांस्टेंट है, मतलब K और इसकी यूनिट कैसी होंगी? अपोजिट, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? समझ आया? ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फोर्सेस बराबर कैसे होगी? बहुत आसान है। मान लो इसका मास भी m था, इसका मास भी m था, हमने दोनों को पकड़ के रखा, पर ये तो उसको धक्का मार रहा है ना यार। जब इसको छोड़ा ये यहाँ चले गया, जब यहाँ गया हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, ठीक है, मास तो हमको पता है। फिर हमने दोनों को पकड़ के रखा, इस बार इसको छोड़ दिया तो ये यहाँ चले गया, फिर एक्सेलरेशन निकाल दी। देखा एक्सेलरेशन दोनों की सेम, मास दोनों का सेम, तो बेटा दोनों की फोर्सेस भी कैसी होंगी? सेम होंगी। कैसी होंगी? सेम। हाँ, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी ये 2 फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं डिफरेंट बॉडीज पे। किस पे? डिफरेंट बॉडीज पे। ये देखो, एक फोर्स है, एक फोर्स है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं। मैग्नीट्यूड उनका सेम है। कैसा है मैग्नीट्यूड? सेम। यानी फर्ज कर लो ये 20 न्यूटन से धक्का मार रहा है, तो ये भी कितने से मार रहा है? 20 न्यूटन से। बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। कैसी है डायरेक्शन? अपोजिट। तभी ये न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है बेटा? ओबे करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया? अच्छा, कूलम्स ने बोला ये जो आप मेरा लॉ तभी लगा सकते हो जब ये पॉइंट चार्जेस हो। कैसे हैं ये? पॉइंट चार्जेस। समझते हैं बेटा? 2 तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉइंट चार्ज और एक एक्सटेंडेड चार्ज। मान लो मैं वहां से एक फुटबॉल ले आऊं और ये फुटबॉल पकड़ा है और यहाँ पे चिपका दूं, यहाँ पे ऐसे करके, तो फुटबॉल पे जो चार्ज आएगा वो ऐसे आएगा, प्लस 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 प्लस। कितनी बात क्लियर? अच्छा,
अभी इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड चार्ज। क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड चार्ज। बट अगर इसी फुटबॉल को आप बड़ी दूर से देखो तो आपको क्या है, बिंदु की तरह दिखेगा और ऐसे प्लस, इसी को बोलेंगे पॉइंट चार्ज। मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। देखो जैसे आज चंदा निकला हुआ, तो चंदा बड़ी दूर है पर हमको तो बिंदु की तरह दिख रहा है, तो क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरा बोला, ये जो भी फोर्स लगेगी ना, ये एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग लगेगी। एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग मतलब ऐसे नहीं अपनी मर्जी से इसने इसको धक्का देके यहाँ पहुंचा दिया, ये यहाँ ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग, ये देखो ये जो इनके सेंटर ऑफ चार्ज को ज्वाइन कर रही है ना लाइन, जिसको एक्सियल लाइन बोलेंगे, इस पे लगेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी। तभी इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो एक्शन रिएक्शन पेयर भी हो और एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग लगे। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इसका पाथ, जो इसका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। किस रास्ते से जा रहे हो कोई फर्क नहीं है। यहां से लेके यहां अगर 10 जूल खर्च हो रहा है तो यहां भी इतना ही लगेगा, यहां भी इतना ही लगेगा और यहां भी इतना ही लगेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? मिटा दिया जाए? पक्का, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने वेक्टर फॉर्म में एक यूनिट वेक्टर देना है जो कि डायरेक्शन बताता है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद बात करते हैं परमिटिविटी की। किसकी बात करते हैं? परमिटिविटी की। देखो परमिटिविटी कुछ नहीं है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है ये? बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मीडियम की प्रॉपर्टी यही है कि जो भी फोर्स लग रही है चार्जेस में, उसको डिक्रीज कर दो। क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। मान लो आपके यहाँ पे ये पड़ा है Q1 और ये पड़ा है Q2 L दूरी पे, और ये रखा है मैंने हवा में। किस में रखा है? हवा में। तो फोर्स कितनी लगेगी? F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। सिंपल, हमने पढ़ रखा है बिल्कुल। अब इसी को उठा के हमने पानी में रख दिया। कहाँ रख दिया? पानी में। मान लो ये रखा प्लस Q1 और ये रखा प्लस Q2 और दूरी है इनकी L। अब पानी में रखा तो आपको पता पानी क्या है? H2O है, यानी OO नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, ऐसी है। अब O के नेगेटिव इसको घेर लेंगे। क्या करेंगे? इसको, इन दोनों को प्लस को घेर लेंगे। O के नेगेटिव क्या करेंगे? इन प्लस को घेर लेंगे। आ जाओ देखते हैं। बेसिकली फोर्स कम करनी है। परमिटिविटी यही है कि मीडियम क्या करता है? फोर्स कम कर देता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो, यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव यहाँ है इस वाले, और ये नेगेटिव भी यहाँ आ गए। अच्छा, ये सिमेट्रिक होते, क्या होते? ये सिमेट्रिक होते, बट यार इस प्लस को ये वाले नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेंगे और इस प्लस को ये वाले नेगेटिव, तो इस साइड नेगेटिव थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और इस साइड भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं Q1 पे फोर्स लगूँ तो पहले सिर्फ Q2 लगा रहा था। कितनी फोर्स लगा रहा था? यहाँ देखो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बट यार अब ये नेगेटिव भी तो इसको इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे F इंड्यूस्ड। क्या बोलेंगे? F इंड्यूस्ड। मतलब जो F नेट आई है वो गिर गई इस बार। वो क्या हो गई? गिर गई। क्योंकि मान लो पहले इस पर यहाँ फोर्स लग रही थी F12, मान लो 20 न्यूटन लग रही थी, तो ये 20 न्यूटन, और मान लो 2 न्यूटन इसने मिल गई, तो क्या 18 होगी? तो क्या गिर गई? बिल्कुल। तो जो फॉर्मूला आया वो आया 1/4πε0 × εr Q1 Q2 बटे R², 100%। और इस εr को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर्मूला है ER = EM बटे E0। कहने का मतलब है कि मान लो मैं बोलता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, ऐसे एग्जांपल, ऑयल इज 14। कितना है? 14। इसका मतलब जैसे ही हम चार्जेस को ऑयल में डालेंगे तो फोर्स 14 गुना कम हो जाएगी। कितने गुना? 14 टाइम्स कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी εr था, बट एयर के लिए वैल्यू कितनी थी इसकी? 1, तो हमने लिखा नहीं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? मिटा दिया जाए? आसान है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं लेक्चर थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। मैं ऐसे 2.5 घंटे के लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे क्रिस्प लेक्चर रहेगा आपका, साथ में बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास, उसके बाद हम जो टॉपिक आता है उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पर पहले पढ़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हमने देखा यार Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? Q1 Q2 पे फोर्स।
तो यार ऐसा तो नहीं है कि Q1 ने धक्का मारा, मतलब Q1 ने इसे पकड़ के उसको धक्का मारा या इसने इसको पकड़ के खींचा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब एक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये जो प्लस Q है ये अपने आगे पीछे एक फील्ड जनरेट कर रहा है, और ये ऐसी इमेजिनरी फील्ड है कि यहाँ पे जैसे ही कोई चार्ज आता है दूसरा, मान लो कोई टेस्ट चार्ज रखा, क्या रखा, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज हमेशा टेंडिंग टू जीरो, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जैसे ही मान लो Q0 यहाँ पे था तो इसकी फील्ड में ही नहीं था, तो फोर्स लग रही नहीं थी, पर जैसे ही यहाँ पे आया तो इसको धक्का बच गया। क्या बच गया इसको, धक्का। बिल्कुल इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसी स्पेस जहां पे अगर एक टेस्ट चार्ज को रखें तो उसको फोर्स लग जाए। क्या लग जाए इसको, फोर्स। अब प्लस है तो धक्का लग जाएगा, और अगर माइनस होता तो इन्वर्ट आ जाता, पर फोर्स तो लगती है ना। बिल्कुल इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो फोर्स है वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, धक्का बज रहा है, पर जो उसका मेन कारण है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये है बेसिकली फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब है, अगर मैं ध्यान से देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, के Q1, सॉरी यहां पे देखो क्या लिया, के Q0 बटे Q0 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q0 से Q0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के Q बटे आर स्क्वायर। हाँ, इसको पॉइंट चार्ज के लिए भी लिखा जाता है। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। मान लो एक चार्ज है r दूरी पे, इधर x कितनी फील्ड है, तो सीधे लिखेंगे के Q बटे आर स्क्वायर 100%। क्या इतनी बात क्लियर। इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि बेटा फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा, फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर तब है जब हम जो टेस्ट चार्ज लाएंगे, जो भी चार्ज लाएंगे वो 1 कूलम का ले आए। किसका ले आए, 1 कूलम। आज तो समझते हैं फोर्स की वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही है ना, एक चार्ज को 1 कूलम रख दूं तो क्या ये घट गया, तो के Q बटे आर स्क्वायर, क्या फील्ड बन गई 100%। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। मतलब अगर 1 कूलम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वही फोर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वही फोर्स। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मिटा दिया जाए। उसके बाद आता है बेटा एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या आता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। मान लो बहुत सारे फोर्सेज हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4 और ये Q5। मान लो आपको फोर्स लिखनी है फर्स्ट पे, तो बेटा सारे प्लस के हैं तो सारे क्या इसको धक्का दे रहे होंगे। हाँ, ये वाला इसको यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, सारे धक्का दे रहे हैं। तो हमने सीधे क्या लिखना है, हमने लिखना है F net इज इक्वल टू F on 1 ड्यू टू 3 प्लस F on 1 ड्यू टू 2 प्लस F on 4 प्लस F on 5। वेक्टर सम इनका। कैसे सम बेटा, वेक्टर सम। कैसे सम करना है इसका, वेक्टर सम, यानी फॉर्मूले से। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच का एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा, 2 1 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, इससे 3 4 5 को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मतलब कि सब इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है तो इन पे कितनी फोर्स। हाँ, इस पे नेट फोर्स बढ़ गई, बट इसका और इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और सेम हम ई नेट के लिए भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, ये बात याद रखना। तो मतलब अगर चार्ज पे फोर्स लग रही है, चार्ज पे क्या लग रही है फोर्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का क्या हो गया, Q इंटू ई, डायरेक्शन तो सेम है। ये जो फोर्स लग रही है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर नहीं करते, मतलब ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है, मतलब ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इस फील्ड में नहीं आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, ठीक है, बता दीजिए। अब कुछ सवाल आते हैं इस पर, वो सवाल इसी के साथ देख लेते हैं। 2-3 कराने की कोशिश करूंगा, देख लो, आसान सवाल है। मान लो ये ट्रायंगल है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, यहाँ पे प्लस रखा, यहाँ पे प्लस रखा और यहाँ पे भी प्लस रखा है। इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको फोर्स पूछी है A पे या B पे या C पे, किसी पे भी, मान लो C पे पूछी है, तो कोई बात नहीं। प्लस प्लस को क्या करेगा, इस पॉइंट पे फोर्स निकाल लिया तो रिपेल, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। तो क्या एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये भी 60, तो एक फोर्स आ गई ये और एक फोर्स आ गई ये, तो फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ 60। cos 60 इज 1/2, तो आंसर आ गया √3f। क्या इतनी बात क्लियर है। और फोर्स तो दोनों ही बराबर है, क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर है और चार्ज भी दोनों के सेम। समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकाल सकते हो, क्या नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, कुछ पूछना तो नहीं। मान लो ये वाला ऐसे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस,
यहाँ पे प्लस, ये साइड एल 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 एल। क्वेश्चन नंबर 2, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। उन्होंने बोला सी पे फोर्स निकालो, किस पे निकालो? सी पे। अच्छा, ये प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, बिल्कुल सही बात है। ये वाला प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बेटा दोनों एल है, चार्ज क्यू है, मतलब ये फोर्स भी एफ है और ये फोर्स भी एफ है। क्या एंगल 90 डिग्री? अगर एंगल 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90 0। पीछे क्या बचा? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 एफ। कितना बचा? अंडर रूट 2 एफ। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बट यार इसकी फोर्स भी निकालनी है। अगर ये एल है, ये एल है, तो ये पूरा कितना हो गया? एल रूट 2, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ भी आई है? नहीं है? देखना इसको, आसान है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे चार्ज नहीं होगा, 3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। मान लो यही है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे देखो सेंटर पे, बेटा सेंटर पे देखो, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स, इसकी वजह से यहाँ पे मान लो प्लस रखें, इसकी वजह से फोर्स यहाँ, इसकी वजह से फोर्स यहाँ, तो आंसर आ गया 0। कितना आ गया आंसर? माइनस रख दूँ तब भी कितना आएगा? 0। वैसे ही फील्ड भी पूछ सकता है, फील्ड भी कितनी आएगी? 0। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? मान लो मैं यहाँ पे माइनस दे दूँ, क्या दे दूँ यहाँ पे? माइनस। अब चेंज हो जाएगी कहानी, अब यहाँ पे चेंज, ये एल एल एल, यहाँ पे प्लस रखा। अब बेटा ये प्लस तो इसको धक्का मारेगा, ये वाला प्लस भी इसको धक्का मारेगा, ये वाला प्लस इसको धक्का मारेगा, पर ये वाला माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सीधे ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। बस ये डिस्टेंस निकाल लो, टोटल कितना था? एल रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा? एल रूट 2 बटे 2, तो सीधे लिख देंगे 2 इंटू के क्यू बटे एल रूट 2 बटे 2 का स्क्वायर। आंसर आ गया। क्या क्लियर है? पक्का? गारंटी? मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे ओरिजिन है, 1 कूलम चार्ज रखा है, फिर यहाँ पे ये रखा है आपका ऐसे इन्फिनिटी तक, ये रखा है आपका क्या आपका 1000, ये रखा है आपका 27, ये रखा है आपका 8, ये रखा है आपका 1 कूलम, ठीक है। ये रखा है 1 मीटर पे, ये 2 मीटर पे, ये 3 मीटर पे, और ये 10 मीटर पे, सो ऑन टू ऐसे करके जा रहा है। कहते हैं बात क्लियर है? अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो ये सब प्लस इस पे, हमको इस पे फोर्स निकालनी है ओरिजिन पे, तो क्या सब फोर्स इस पे यहाँ लगाएंगे? एक ही साइड लगाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखो तो के कॉमन आ गया, ये 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? पीछे बचा दिस अपॉन दिस, यानी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये क्यू बटे आर स्क्वायर ना, प्लस यहाँ पे क्या बचा? देखो 8 है तो क्या 2 का क्यूब बटे 2 बोल सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा? 3 का क्यूब बटे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचा? सो ऑन टू 10 का क्यूब बटे 10 का स्क्वायर। क्या बोल सकता हूँ? क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज आ गई? ये सीरीज होती है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 की। किसकी होती है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 की। तो ये सीरीज ऐसे आ गई। कहते हैं मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाता x, ध्यान सुनना क्या लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। तो बेटा वो सीरीज होती है एल एन 1 प्लस 2 की, सॉरी 1 प्लस एक्स की। किसकी सीरीज होती है? लॉग 1 प्लस एक्स की। क्या इतनी बात क्लियर है? बिठा दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम वाले। कौन से क्वेश्चन आते हैं? इक्विलिब्रियम वाले। देख लो वो क्वेश्चन भी देख लो। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन करा लेता हूँ। मान लो यहाँ पे Q चार्ज पड़ा है और कुछ दूरी पे यहाँ पे भी प्लस 2Q चार्ज पड़ा है, दूरी यानी कि L, ठीक है। उन्होंने बोला स्टार्टिंग में फोर्स थी F, तो निकाल देंगे, यानी KQ 2Q बटे L स्क्वायर, तो ये आ गई स्टार्टिंग में। उन्होंने बोला हमने चार्ज को डबल कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को आधा कर दिया। मतलब चार्ज को डबल कर दिया, एग्जाम्पल चार्ज को डबल कर दिया, दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, तो ये हो गया प्लस 2Q और ये हो गया प्लस 4Q, डबल कर दिया और दूरी को आधा कर दिया, यानी दूरी L बटे 2 कर दी। तो आपने F डैश निकालनी है। क्या निकालनी है? F डैश। तो क्या लिखेंगे? F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी L स्क्वायर, और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो F डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, KQ यानी KQ 2Q, तो 2Q अपॉन L स्क्वायर, यार ये तो सेम है, यानी 16 गुना फोर्स बढ़ गई। कितने गुना? 16 गुना। क्या तुम्हें समझ आई? पक्का। अब क्या करेगा? वो बोलेगा एक चार्ज डबल हो गया, लेंथ भी डबल हो गई, एक चार्ज आधा हो गया, लेंथ भी आधी हो गई। क्या करेगा? दूसरे एग्जांपल देखो, उसने बोला ये Q चार्ज है और यहाँ पे भी एक Q चार्ज है। उसने बोला इस Q चार्ज का, ध्यान सुना क्या बोला,
इस क्यू चार्ज का 25% हमने इसको दे दिया, यहां से 25% उठाया और इसको दे दिया, दूरी है इनके बीच में एल। फाइंड न्यू फोर्स। पहले फोर्स कितनी है देख लो, के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, पहले तो ये फोर्स है इसमें। अब हमने क्या कर दिया, इसका 75% मतलब 25%, तो बेटा 25% यानी क्यू बटे 4। तो हम क्या करेंगे ध्यान देखना, क्यू माइनस क्यू बटे 4 यहाँ पे रह गया, दूरी तो सेम रही, पर क्या क्यू बटे 4 लेके इसको दे दिया, हाँ तो लिखेंगे क्यू प्लस क्यू बटे 4। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? 25% क्या हुआ, क्यू बटे 4 हुआ ना यार, 25% क्यू बटे 4, 100 बटे 4 25। तो इसका 25% लिया तो इससे माइनस, जिसको दिया तो उस पर प्लस। अब एफ डैश निकालना है, तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 3q/4 और ये कितना हो गया 5q/4। और देखना है अगर ठीक है तो स्टार्टिंग में कितने थे, q प्लस क्यू क्या 2q, इन दोनों को प्लस करो 8/4 तब भी 2q। इसका मतलब जो एफ डैश आई वो आई k 3q/4 5q/4 इंटू एल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां से देखो k q स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ये तो इतना ही आ गया, तो क्या एफ डैश किसके बराबर आ गया 15/16 एफ के बराबर। ये देखो 3 5 जब 15/16। क्या तुम्हें समझ आई? पक्का। आप क्या करेगा, एक प्लस का दे देगा और एक माइनस का दे देगा, वो मुश्किल नहीं है, समझ आ गया? पक्का मिटा दिया जाए इसको, देखना दोबारा से, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ ज़्यादा तो स्लो करके देख लीजिए। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस, मान लो ये वाला प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, दूरी है इनकी एल, दूरी है इतनी। अब सुनो बेटा यार, ये तो क्या है, ये तो दोनों ही सेम दे दिए ना यार, जब दोनों सेम दे दिए तो थर्ड चार्ज कहाँ रखे हुए लिखो यार, बीच में रखेंगे ना L/2 पे, किस पे रखेंगे L/2 पे। क्या इतनी बात क्लियर है? बट मान लो सेम नहीं दिया गया, मान लो यहाँ पे दे दिया +4q और यहाँ पे दे दिया +q। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दूरी इनके बीच में L, कितनी दूरी? अब हमेशा याद रखो यार, ये तो पहले 4q है, ये q है, तो आपको फील करो q हमको इस साइड रखना पड़ेगा, अरे तभी तो बैलेंसिंग हो पाएगी ना यार, q इस साइड रखना पड़ेगा। बट क्या बाहर रखें, इधर रखें, इधर रखें, फील कर लेते हैं। मान लो ये लाइन बना देते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ मान लो +q यहाँ रख दिया, तो बेटा प्लस की वजह से रिपेल हुआ और उस वाले की प्लस की वजह से, अरे यार ये तो वापिस भाग ही गया ना, वापिस थोड़ी है, भाग गया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे q रखूँ तो q की वजह से यहाँ पे और इस वाले की ये भी भाग गया। बट यार अगर ध्यान से रखो, इसके बीच में कहीं भी रख लूँ तो इसकी वजह से यहाँ और इसकी वजह से, ये देखो इस +q की वजह से यहाँ, हाँ यहाँ बैलेंस हो सकता है। बट हमेशा किसके पास रखनी है, छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले। मान लो छोटे वाले से x दूरी पे रखता हूँ, कितने दूरी से रखता हूँ x, तो बड़े वाले से कितनी दूरी होगी L-x, बड़े वाले से दूरी कितनी होगी L-x। हम बोल रहे हैं फोर्सेस बराबर हैं, फोर्सेस कैसी हैं बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना यार। अगर फोर्सेस बराबर हैं तो क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, ये क्यू रखा हुआ है, ये k 4q डिवाइड बाय L-x का स्क्वायर इज इक्वल टू k q बटे x का स्क्वायर। कहते हो क्लियर है? k q बेटा ध्यान से देखो, ये यहाँ पे जाएगा तो L-x/x स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर खत्म, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, बेसिकली ऐसे आएगा 2x इज इक्वल टू L-x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू L, और x की वैल्यू कितनी आ गई L/3। मतलब यहाँ से L/3, तो यहाँ से कितना L-L/3, तो क्या 2L/3। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। मतलब याद रखो, अगर सेम चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं सेम, यानी ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हमेशा सेंटर में रखेंगे, हमेशा कहाँ रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, पर छोटे वाले के पास। किसके पास रखेंगे? छोटे वाले के पास। मैं साइड पे लिख रहा हूँ, अगर सेम साइन चार्जेस हैं, सेम साइन चार्जेस, तो सेंटर में रखेंगे छोटे चार्ज के पास। क्या क्लियर होगी बात? पक्का, गारंटी। मिटा दिया जाए। अब देखो क्या होता अगर मैं माइनस ले लेता, ध्यान से देखना, माइनस लेता तो क्या होता, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो यहाँ -4q ले लेता, ये वही L दूरी पे, यहाँ पे +q ले लेता। अब पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम मतलब F नेट 0 आ जाए। अगर ध्यान से देखो, इतना तो सबको पता है, छोटे वाले के पास रखेंगे, पर बाहर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? मान लो सेंटर पे रखता हूँ, तो बेटा +q इस q को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। अरे यहाँ तो भाग जाएगा ना यार, फोर्सेस बराबर ही नहीं हो रही है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे रखो, हाँ यहाँ पे ये वाला q इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला q रिपेल, हाँ यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे देखो q रखेंगे तो प्लस वाला q इसको रिपेल करेगा और वो वाला इसको अट्रैक्ट।
बट बेसिकली हम एक ही जगह रखेंगे, ये जगह हम प्रेफर नहीं करेंगे। अरे ये पहले ही 4 किलो है, मतलब मान लो ये 4 किलो है, ये 1 किलो है, तो 3 किलो इस साइड रखोगे ना यार, इस साइड क्यों रखोगे? तो छोटे वाले के पास, मतलब ये कंडीशन यहाँ भी सेम है। अगर अपोजिट साइन है तो बाहर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? बाहर पर छोटे के पास। सेम है तो सेंटर पे रखेंगे छोटे के पास, अपोजिट है तो बाहर रखेंगे छोटे के पास। तो कोई बात नहीं, बाहर रख देते हैं, मान लो यहाँ इधर से x दूरी पे रख देते हैं q। बेटा अगर इधर से x तो टोटल l प्लस एक्स, तो क्या लिख देंगे? k 4q q डिवाइड बाई x प्लस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू k q बटे एक्स स्क्वायर। ये फिर से देखो, ये यहाँ पे जाएगा, ये स्क्वायर और ये कट गया तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस एल। तो ये कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू एल बटे, अरे क्या, तो सॉरी, x इज इक्वल टू एल। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल 100%। मतलब ये l है तो यहाँ से कितनी दूरी है? ट्वाइस है। ठीक है, देखा कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक ही लग रहा है मेरे को, पर चलो ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का याद रखना ये बात। अच्छा, इक्विलिब्रियम 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक न्यूट्रल, कुछ ऐसे। बेटा यहाँ पे देखो, इसको मैं धक्का दे दूँ तो ये चलता रहेगा, फिर रुक जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल। यहाँ पे देखो, इसको धक्का दूं तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा करेगा, बड़ा बड़ा तो ऑसिलेट करेगा, पर क्या दोबारा आ जाएगा? इसको बोलेंगे स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल। कहने का मतलब है ऐसा इक्विलिब्रियम, फोर्स नेट तो 0, पर थोड़ा सा धक्का मारो तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, स्टेबल। पर यहाँ देखो यार, इसको धक्का मारा तो नीचे चले गया, यानी ये क्या है? अनस्टेबल। क्या है ये? अनस्टेबल। ठीक है, आ जाओ थोड़ी बातें करते हैं। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज, दोनों प्लस क्यू चार्ज है। बेटा मैंने यहाँ पे सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब मैंने बताना है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ध्यान से देखा बेटा, प्लस प्लस, बेटा ये मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस किया, इस वाले को मैं इसको x डिस्प्लेस किया, मैंने इसको यहाँ पे लिया है प्लस क्यू। बेटा इसके पास आ गया, अब इसकी फोर्स बड़ी हो गई, बट ये इसको क्या धक्का मार रहा है? ये भी इसको धक्का मार रहा है, पर इसकी फोर्स छोटी होगी। तो हाँ बिल्कुल, ये वापिस आ गया, इसको बोलेंगे स्टेबल। क्या बोलेंगे इसको? स्टेबल। बट इसको धक्का मारा मैंने x डायरेक्शन में, तो ये x डायरेक्शन में स्टेबल है। किसमें स्टेबल है? x डायरेक्शन में। एक बार y में मार के देखते हैं। मान लो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहाँ पे देखो ये है प्लस क्यू। एक बार इसको मैंने y में धक्का मारा, मैंने बोला चल x ऊपर, तो यहाँ पहुँच गया। अब फील करो, प्लस प्लस को यहाँ धक्का मारेगा और ये प्लस इसको यहाँ धक्का मारेगा, तो नेट क्या यहाँ आएगा। इसका मतलब अब नीचे नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब y डायरेक्शन में ये कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। y डायरेक्शन का पूछेगा ही नहीं आपको, वो y डायरेक्शन का तो पूछेगा ही नहीं, पर याद रखना y डायरेक्शन में अनस्टेबल। अच्छा अब सुनो, अगर मैं माइनस रख दूं, क्या रख दूं? माइनस, तो बेटा जैसे ही माइनस यहाँ जाएगा ये इसको अट्रैक्ट कर देगा, इसका मतलब अनस्टेबल। x में कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। बट अगर मान लो यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो उसको y में माइनस एक्स लिया, तो बेटा माइनस को ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ, वो नीचे आएगा, वो स्टेबल है। कैसा है वो? स्टेबल 100%। और आपको पता है स्टेबल है तो यहाँ रुकेगा नहीं, नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, एसएचएम करेगा। क्या करेगा? एसएचएम। तो जेई में क्या पूछ लेते हैं? टाइम पूछ लेते हैं। आपको पता है 2π√m/k होता है, वहीं से आ जाता है। कहते बात क्लियर है? आपको बस इतना याद रखना है, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशंस। पक्का? गारंटी? मिटा दिया जाए। अच्छा वो बोलेंगे 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में कब है? तो बेटा तीन में से 2 को इक्वेट कर देना, 3 में से 2 को लेंथ निकाल के इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कि चार्ज कितना रखें कि वो स्टेबल पे रहे। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, देख लो। मान लो ऐसे ये स्ट्रिंग है, 2 पिथ बॉल्स हैं, कोई भी बॉल्स हैं, ऐसे करके रखी हुई हैं। मान लो ऐसे करके रखी थी, वो ऐसे करके 2 बॉल्स फेंकी सीधी सीधी, सॉरी एक ही सिर्फ बॉल ऐसे टंग रखी। बेटा दोनों प्लस की हैं, मास एम है दोनों पे, चार्ज क्यू है। तो बेटा फील करो ना यार, ये है तो ये ऐसे 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 अपना हाथ खोलेंगे, क्यों? रिपल्शन होगा ना इनमें, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। बिल्कुल, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल। क्या इतनी बात क्लियर है? मास एम क्यू, मास एम क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, इस एंगल को बोल दो थीटा, और ये एंगल भी थीटा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब अब इसको धक्का जितना बजना बच चुका है। तो अगर मैं इसकी एबिलिटी बनाऊँ तो ध्यान से देखो, mg इसको नीचे बज रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रही है, और प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ बज रही है। या तो आप लैमिस की थ्योरम लगा दो, आपको पता है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। या तो लैमिस की थ्योरम लगा तो आती है लगाना, नहीं तो क्या करेंगे, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा? इसका मतलब टी का यहाँ पे टी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। वहां भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो आपको पता है टी साइन थीटा किसको? इसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, तो सीधे लिख देंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो डिवाइड कर दो, क्या टी से टी कटा तो क्या आ जाएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू एफ जी बटे एम जी। क्या तुम्हें समझ भी आया या नहीं आया?
पक्का। अब थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो टेंशन पूछा तब भी निकाल सकते हो। अच्छा ये लेंथ देख लो, ये एल है, ये थीटा, तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा, मतलब ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा और ये भी एल साइन थीटा, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी 2 एल साइन थीटा। मतलब एफ में जो रखनी है वो भी आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का पक्का। अच्छा चार्ज यहाँ पे जितना मर्जी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यार जितनी फोर्स यहाँ लगेगी उतनी वहाँ भी तो लगेगी ना यार। मान लो चार्ज इसका 2 गुना कर दिया तो यहाँ पे भी तो दोनों चार्ज आएंगे, तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। हाँ मास में फर्क है, मान लो इसका मास बड़ा हो गया, मान लो इसका मास बढ़ा तो ये नीचे आएगा, तो ये एंगल छोटा हो जाएगा और ये एंगल ऐसे, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर मास इसका बड़ा होगा तो ये टक 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 ऐसे और ये टक 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 ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। मास में फर्क है, चार्ज में कोई फर्क नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली। अब पहुंचे हम डाइपोल पे। किस पे पहुंचे? डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं थोड़ी इंक भर लेता हूँ। डाइपोल मतलब दो पोल, डाइपोल मतलब दो पोल, बिल्कुल सही बात। डाइपोल क्या है यार? सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस है। कैसे हैं? सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस, अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, और जो डिस्टेंस है ना उनके बीच में, डिस्टेंस उनके बीच में यानी जो सेपरेशन बोलते हैं वो बहुत सो होगी, मतलब आर्मस्ट्रांग में होगी, बहुत छोटी होगी। बहुत कैसी होगी? छोटी होगी। यानी ये देखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और इनके बीच का ये डिस्टेंस एल। बेटा इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं इसी को? डाइपोल। अब डाइपोल क्यों पढ़ रहे हैं, ट्राइपोल क्यों नहीं पढ़ रहे? यार अगर ध्यान से देखो, हम नमक खाते हैं तो क्या Na+Cl नेगेटिव ऐसे ही, यानी वो भी डाइपोल है। जो H2O है वो भी डाइपोल है ना, NaOH ये भी डाइपोल है। मतलब बहुत सारे जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सिमम डाइपोल से बने हैं। किससे बने हैं? डाइपोल से। तो हमने अगर इसकी स्टडी कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, अगर इसकी स्टडी कर दी तो मान लो हम नमक की स्टडी करते, तो क्या इतनी बात क्लियर? तभी इसको पढ़ते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ये डाइपोल नहीं है, ध्यान से सुनना, दोनों प्लस के हैं, ये डाइपोल नहीं है। अच्छा माइनस लगा दो तब भी डाइपोल नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसके लिए जो डिफाइन किया वो किया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा इसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है Q×L। क्या फॉर्मूला होता है? Q×L। एक बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है, इसका नेगेटिव से प्लस होता है। कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? नेगेटिव से लेके प्लस, नेगेटिव से लेके प्लस। यानी मैं अगर H2O बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनाएंगे, ये H, ये प्लस, ये नेगेटिव, नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव से प्लस एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये। तो बेटा नेगेटिव से प्लस ये डायरेक्शन, नेगेटिव से प्लस ये डायरेक्शन, और इनके बीच में एंगल, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये बात हमेशा याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी, मिटा दिया जाए। ठीक है। अच्छा केमिस्ट्री में प्लस से माइनस होती है, याद रखना। क्वेश्चन कर लो डाइपोल पे, एक ऐसे बच्चा सा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे -2Q रखा है, यहाँ पे +Q रखा है और यहाँ पे भी +Q रखा है। तो बेटा -2Q है, D डिस्टेंस पे रखा है या L डिस्टेंस पे रखा है? बेटा -2Q, क्या इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ? -Q और -Q। अरे ध्यान से देखो, ये अपना डाइपोल और ये अपना डाइपोल, तो माइनस से प्लस, यानी एक डाइपोल यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? Q×L। एक डाइपोल यहाँ पे वैल्यू क्या है? Q×L। एंगल 90 डिग्री, तो आंसर आ गया √2 Q×L। अरे क्या तुम्हें समझ आया? A² + B² वही 90 आया तो √2 आ गया। पक्का, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखना जरूरी है। इसके बाद बेटा जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। इसी के साथ लिखेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन, और उसी के साथ लिख देंगे जनरल पॉइंट। उसी के साथ लिखेंगे जनरल पॉइंट। सुना बेटा, एक्सियल लाइन वो होती है जो सेंटर ऑफ टू चार्जेस को पास करती है। क्या करती है? सेंटर ऑफ टू चार्जेस से पास करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब हमने क्यों पढ़नी है एक्सियल लाइन? अरे यार हमने डाइपोल रखना है, इस पे क्या रखना है? डाइपोल रखना है, और एक्सियल लाइन पे हम क्या करेंगे? फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फील्ड निकालेंगे। देखो बेटा, ये माइनस और ये प्लस। अच्छा एक बात बताना भूल गया, डाइपोल के जितने भी हमने डिस्टेंस लेने हैं हमेशा सेंटर से लेने हैं। कहां से लेने हैं? सेंटर से। तो जो L था ना उसको हम ट्वाइस L कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्वाइस L, यानी आधा
एल हो जाए, हम एल से भी कर सकते हैं, बट आधा क्या फिर L/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल मान लो ये भी एल ले लिया और ये भी एल, तो हमने क्या करी, ये जो लाइन होती है ना बेटा, ये लाइन जो इसके सेंटर से पास, इसी को बोलते हैं एक्सियल लाइन। अच्छा सुनते जाना, हमने इस जगह फील्ड निकालनी है पी पे, कोई भी पॉइंट है पी। तो अगर याद होगा, मैं नहीं निकाल रहा, आपको पता है डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पी ऐसे थी, अगर इसको फर्स्ट बोलो इसको सेकंड बोलो, इधर से हम x डिस्टेंस दूर आएंगे, तो ध्यान से रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2 की वजह से यहाँ पे, और 1 की वजह से अंदर को, आपको पता है प्लस की वजह से बाहर को और माइनस की वजह से अंदर को। कहते हैं बात क्लियर है? अच्छा हमको सबको पता है E2 बड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, इसका डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। तो जो वैल्यू आएगी ना वो आपने याद रखनी है, वो है Kp2/r3। क्या वैल्यू आएगी? Kp2/r3। ये बात याद रखना, यानी 2Kp/r3। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 2Kp वेक्टर/r3। दोनों की सेम डायरेक्शन है, क्यों यार? E2 बड़ा है तो मतलब ये डायरेक्शन भी यहाँ पे और P की डायरेक्शन भी यहाँ पे, तो प्लस आप है। अच्छा अगर आप P पॉइंट यहाँ ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? माइनस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को होगी, पर प्लस की वजह से बाहर को होगी, बट बड़ी कौन सी होगी? माइनस की वजह से। तो यहाँ लो तो वहाँ लो, बात एक ही है। कहती मत क्लियर है? उसके बाद आ जाती है इक्वेटोरियल लाइन। क्या आ जाती है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जो एक्सियल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट गिरा है वही है। मान लो ये माइनस और ये प्लस, ये दूरी L, ये दूरी L, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने इस बार x और ये ले लिया P। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P बेटा सॉरी ये कॉल आ गया था। अच्छा यहाँ पे देखो, ये ऐसे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो क्या नेट यहाँ पे। और देखो दोनों डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये x² + l², ये भी हो जाएगा x² + l²। ध्यान से देखो इनके, ये देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यानी 2e cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, वो साइन वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी E = Kp/x³। पर अगर वेक्टर में लिखेंगे तो लिखेंगे Kp वेक्टर अपॉन x³, साथ में लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। कहने का मतलब है अगर डाइपोल मोमेंट P डायरेक्शन यहाँ पे, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आ रही है, उल्टी डायरेक्शन है, तभी यहाँ पे माइनस लगाया गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कोई टेंशन तो नहीं है? ठीक है, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप इसको उतारो। ठीक है, अब पढ़ेंगे जनरल पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? जनरल पॉइंट पढ़ेंगे हम। जनरल पॉइंट बेटा, जनरल पॉइंट होता है कहीं भी। देखो ना, मानो ये माइनस था और ये प्लस था, ये दूरी L थी, ये दूरी L थी। मैं आपको यहाँ पूछूं, कहीं पे भी यहाँ पूछूं, आप आराम से बता दोगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट कहाँ? एक्सियल में करेंगे, ये सारे इक्वेटोरियल। मान लो कहीं यहाँ पूछूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी यही पढ़ना है, इसको बोलते हैं जनरल पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट मिल जाए। अच्छा डाइपोल को हम ऐसे भी बनाते हैं कई बार, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, एक डाइपोल लिया, ऐसे करके रख दिया, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ इसका सेंटर। हमने क्या कर दिया, इधर से x दूरी पे जाके इस P पॉइंट पे फील्ड बतानी है, ये एंगल है थीटा। कहते हैं बात क्लियर? अच्छा ये P, अगर बेटा डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, ऊपर से वेक्टर है, तो इसके कॉम्पोनेंट कर देंगे थीटा के साथ वाला, यानी ये हो जाएगा P cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? P sin थीटा। कहते हैं बात क्लियर है? आप ध्यान से, आसान हो गया क्या? P cos थीटा के लिए ये P पॉइंट एक्सियल लाइन पे, बिल्कुल, और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल लाइन पे, बिल्कुल। तो यहाँ हम निकाल देंगे, यानी इसकी वजह से फील्ड यहाँ होगी, क्योंकि सीधी होती है, आपको पता है डाइपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन। बट इसकी वजह से क्या फील्ड यहाँ होती है? 100%, यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। अगर ये थीटा उसको बोल दिया अल्फा, ये आ जाएगा हमारा ई नेट। तो बेटा जो वैल्यू आती है ई नेट की वो याद कर लो, तो कोई बुराई नहीं है। Kp/x³ 1 + 3 cos थीटा। यहाँ से आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल भी आ जाता है। एक्सियल क्या? cos 0, सॉरी थीटा 0, थीटा 0 यानी cos 0, cos 0 इज 1, तो 1 + 3 4, 4 का √2 आ गई एक्सियल लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब इक्वेटोरियल में 90, cos 90 0, तो वैल्यू Kp/x³। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा अगर कोई पूछे x से कितना एंगल है, बेटा x से कितना चलना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? क्या थीटा चलना पड़ा? हाँ पहले थीटा, क्या फिर अल्फा भी चलना पड़ा? तो थीटा + अल्फा।
कहती बात क्लियर है। हाँ, tan अल्फा भी निकाल सकते हो, आपको पता है ये वैल्यू, आपको पता है ये वैल्यू पता है, तो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो शायद tan थीटा बटे 2 आएगी, देख लेना निकाल के। कहती बात क्लियर है। अरे पता है ना यार, इसको फैक्टर है ना, पहले शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये तो पता ही है हमको, ये भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है ना, डिवाइड ही करना है। कहती बात क्लियर है, पक्का मिटा दी जाए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है अब हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है, अब हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है। मान लो हमारे पास एक रॉड है, क्या हमारे पास एक रॉड, इस पे चार्ज बिखरा हुआ, कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास एक सर्कल है या रिंग है कोई, इस पे चार्ज बिखरा है, कैसे करेंगे? ठीक है। मान लो हमारे पास एक सेमी सर्कल है, रेडियस आर है, इस पे चार्ज बिखरा हुआ, कैसे करेंगे? मान लो एक क्वाड सर्कल है, बिखरा हुआ, कैसे करेंगे? रेडियस आर है। मान लो एक जर्नल पॉइंट है, ये रेडियस आर है, ये पूरा एंगल अल्फा है, यानी अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2, कैसे करेंगे? फिर मान लो हमारे पास एक फाइनाइट शीट है, कैसी है? फाइनाइट वायर है, कैसी है? फाइनाइट वायर है, कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से बेटा, इसके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का काम आता है। मान लो इसकी लेंथ L है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है P पे, ये मान लो दूरी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? x पे जाके एक dx का एलिमेंट काटेंगे। क्या करेंगे? x पे जाके dx का एक एलिमेंट काटेंगे। आप सुनो, इससे पहले आपको पता हो, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्यों? 1 मीटर में कितना चार्ज है ये बताता है लैम्डा। मान लो यहाँ से लेके बड़ी दूर तक आपके पास एक वायर फैली हुई है, आपने चार्ज बताना है और आपको बोला वो यूनिफॉर्म है, कैसी है? यूनिफॉर्म। तो बेटा पागल हो जाओगे बताते बताते, या दिमाग लगाएंगे 1 मीटर में बता देंगे कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान हो जाएगा ना यार, चार्ज को लेंथ में लिख दिया, बिल्कुल। अब वहीं सरफेस की बात हो तो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। वही वॉल्यूम की बात होगी तो डेंसिटी आ जाएगी, या सॉरी रो आ जाएगी, फॉर्मूला होता है Q बटे V। तो बट लीनियर चार्ज है, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लैम्डा। छोटे से में dq छोटा चार्ज होगा, बिल्कुल। तो आपने बेसिकली याद रखना है, इंटीग्रेशन अब आपके बिल्कुल 20 दिन तो रह गए, याद रखना है जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी K लैम्डा बटे A, सॉरी K लैम्डा 1 बटे A माइनस 1 डिवाइड बाई A प्लस L, ये वैल्यू याद रखना। कहते बात क्लियर है? अब मान लो सर्कल है, अब फील कर रहे हैं सर्कल के सेंटर पे, यहाँ पे तो E कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0 बेटा, इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, फिर इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। बट क्या यहाँ 0 आएगा? नहीं। करेंगे कैसे इसको? अभी कर नहीं सकते, पर चलो करते कैसे इसको। थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेते हैं, ये लेंथ है DL, जिसको हम बोल के कह सकते हैं dr थीटा। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, आर्क लेंथ बटे रेडियस। क्या पढ़ा होगा? आर्क लेंथ बटे रेडियस। इसकी वजह से एक यहाँ बनेगा ये एंगल थीटा, ये कॉस कॉम्पोनेंट आ जाएगा DE का, और ये क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। अब फील करो यहाँ बनेगा तो कॉस वाले कैंसिल हो जाएगा, क्या साइन वाला बचेगा? ठीक है ना? वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। हमने क्या किया कि जनरल कर दिया और एक फॉर्मूला बना दिया, याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखना है, 2k लैम्डा बटे r साइन अल्फा बाई 2। अब अल्फा है बेटा एंगल, अल्फा क्या है? एंगल। समझाता हूँ, मान लो यहाँ पे अल्फा कितना था बेटा? पूरा 360, तो साइन 360 बटे 2 तो क्या 180, साइन 180 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? 0। यहाँ भी आ रही थी 0। कहते हैं बात क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे एंगल कितना है? 180, तो साइन 180 बटे 2 क्या 90, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2k लैम्डा बटे r। कहते हैं बात क्लियर है? यहाँ पे देखो क्वाड सर्कल, तो क्या एंगल 90, तो 90, तो क्या 90 बटे 2 45 यानी 1 बटे √2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बट एक बात सुनना, लैम्डा सबके लिए अलग अलग होगा, लैम्डा सबके लिए क्या होगा? अलग अलग। मान लो इस पर चार्ज था Q, लेंथ है इसकी, अगर इसकी लेंथ कितनी है? क्या बेटा पूरा होता तो 2πr, आधी है तो क्या πr, तो मतलब जब इसका लैम्डा लिखोगे तो लिखोगे Q बटे πr। ये बात याद रखना। पर यार यहाँ पे देखो चार्ज तो Q ही है, बट क्या लेंथ इसकी πr बटे 2 है, और आधी हो गई है, क्वाड सर्कल है, तो यहाँ पे जो लैम्डा लिखोगे वो लिखोगे Q डिवाइड बाय πr बटे 2। कहते बात क्लियर? मतलब एंगल तो चेंज हो रहा है, साथ में लैम्डा भी चेंज हो रहा है। कहते बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, गारंटी। इनफाइनाइट वायर ये वाला भरते हैं, पर क्या ये बात समझ आ गई? गारंटी? ठीक है, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो फाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर देखते हैं। मान लो आपके पास इनफाइनाइट वायर है, सॉरी फाइनाइट वायर है पहले, तो बेटा कुछ ऐसे फाइनाइट वायर है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से d डिस्टेंस पे आया, ये प्लस 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 प्लस, मान लो लेंथ इसकी l है, तो बेटा कैसे करें इसको?
दिक्कत हो गई ना, हमको यहाँ पे निकालना भाई डी डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा मैं एंगल बराबर नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। अब सुनना, हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऊपर y गए और dy का एक एलिमेंट काट दिया, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो थीटा पे जाके एक dθ, मतलब थीटा पे जाके एक dθ। तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगी, बिल्कुल बाहर को होगी। तो बेटा इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, यानी ये थीटा, तो यानी ये dE, तो ये बनेगा dE cos थीटा और ये क्या बनेगा dE sin थीटा। कहते हैं बात क्लियर है। अच्छा वायर ऐसी है, ये ऐसी है, मतलब इसको बोलेंगे ई पैरेलल, वायर के पैरेलल है ना, ये देखो ये भी ऐसे ये भी ऐसे, पर क्या ये ऐसे है और वायर ऐसे, तो इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, ई परपेंडिकुलर। कहते हैं बात क्लियर है। आपने बस वैल्यू याद रखनी है, ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी k लैम्डा बटे डी साइन θ2 प्लस साइन θ1, और ई पैरेलल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी k लैम्डा बटे डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्या फील किया। अब मान लो अगर ये दोनों एंगल बराबर होते तो बेटा इसकी वजह से यहाँ पे कंपोनेंट आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, क्या ये दो कैंसिल हो जाते, मतलब ई पैरेलल कैंसिल हो जाता, वहाँ भी हो रहा है। देखो अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट, मतलब बड़ी दूर तक जा रही है, बड़ी दूर तक, ये θ1 मतलब θ1 ये इनफाइनाइट जा रहा है, θ1 इनफाइनाइट मतलब बहुत ऊपर आसमान में जा रहे हैं, देखो टन, तो क्या ये 90 हो जाएगा। हाँ, और मान लो θ2 पाताल लोक में जा रहा है, टन, तो ये भी 90 हो गया, मतलब दोनों एंगल 90 हो गए। इनफाइनाइट के केस में θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 हो जाएंगे। बेटा अगर दोनों ही 90 हो गए तो cos 90 माइनस cos 90 0, तभी तो बोल रहा हूँ ई पैरेलल 0 हो जाएगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर बचेगा। और कितना बचेगा, मतलब ई पैरेलल इज 0 यहाँ पे, और ई परपेंडिकुलर साइन 90 90 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गया 2 के लैम्डा बटे, क्या याद रहेगा। वैसे अगर मैं सेमी इनफाइनाइट ले लूँ, क्या ले लूँ, सेमी इनफाइनाइट। अब देखो सेमी इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक साइड वो इनफाइनाइट है, 90 पे जा रही है। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है, कुछ ऐसे, ये इनफाइनाइट और यहाँ पे ऐसे। ध्यान से देखो ये θ1, तो बेटा θ1 कितना हो गया 90, θ2 कितना हो गया 0, ऐसे ही हो गया ना यार। तो यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार 0 एक बार 90, तो जो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आई बेटा θ2 0 पर 90, तो क्या वैल्यू k लैम्डा बटे डी। ई पैरेलल ये 90 ये 0, तो cos 90 0 ये 1, तो क्या आ जाएगा k लैम्डा बटे डी। मतलब सेमी इनफाइनाइट के केस में दोनों सेम आते हैं, दोनों कैसे आते हैं सेम, मतलब यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, तो रिजल्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, गारंटी। ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपने। और इनफाइनाइट के केस में आपको पता θ1 θ2 क्या हो जाएंगे 90, और ई पैरेलल कट जाएगा, ई पैरेलल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, θ1 एंड θ2 को अपोजिट मेजर करना है। कैसा करना है, अपोजिट मेजर करना है। और जो d है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कैसा होगा ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से। आ जाओ समझा देता हूँ। मान लो ये ऐसे, ये ऐसे, और इस बार छेड़खानी के लिए उसने क्या कर दिया, ऐसे दे दिया, ये वैल्यू ए दे दी, ये एंगल थीटा दे दिया, 30 दे दी, ये भी एंगल 30 दे दी। क्या इतनी बात क्लियर। तो बेटा वायर ये है ना, ये इतनी सी वायर है, ये वायर, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी एक्सटेंड कर देंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा। मुझे क्या ये 90 नहीं यार, 90 तो ये, इसका मतलब ये ए है, ये थीटा, तो क्या ये ए cos थीटा, बिल्कुल। इसका मतलब जो डी की वैल्यू इस केस में आई वो आई ए cos 30 डिग्री, पक्का। अच्छा अब जो θ1 मेजर करते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करते हैं, तो θ1 तो यहाँ से मेजर करेंगे ना, ये देखो यहाँ से टन 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 टन, और θ1 अगर ऊपर ले रहे हैं तो θ2 नीचे लेना पड़ेगा। तो θ1 अगर ऊपर लिया तो कहाँ कितना गया, 30 + 30, मतलब θ1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और θ2 बोलो तो θ2 नीचे जाओ, कहाँ तक जाओ, जहाँ तक वायर नहीं जाए, टन तक, यहाँ तक ही जाना पड़ेगा। यहाँ ऐसे चले जाओ, या तो फिर उल्टा यहाँ चले जाओ। तो मतलब सीधा जाएंगे तो क्या, मतलब सीधा चले तो 330, अगर उल्टा चले तो -30 डिग्री। क्या समझ आया, पक्का। देखो ना यहाँ तक ये वैल्यू तो θ1 है, और नीचे θ2 तो नीचे गए, नीचे यहाँ तक के। कहती बात क्लियर है। यहाँ तो उल्टा चले जाओ, यहाँ तो सीधा चले जाओ, पक्का, गारंटी। बता दीजिए। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं रिंग में। कहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग में।
अब बेटा रिंग में पढ़ेंगे तो मैंने पहले बता दिया कितनी आएगी, जीरो। कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि सब सिमेट्रिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी आएगी, जीरो। सेंटर पे कितनी है, जीरो। बट हमको इसकी एक्सिस पे पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है, देखो इसकी एक्सिस। तो अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो ये ऐसे है, मान लो ये डिस्टेंस, ये आर, ये एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, यहाँ पे पी पॉइंट पे मुझे फील्ड बतानी है। ये प्लस चार्ज बिखरा हुआ है यहाँ पे। मान लो हम डीएल एलिमेंट काटेंगे, क्या काटेंगे, डीएल। इसमें चार्ज कितना आएगा, डी क्यू। इसकी वजह से फील्ड क्या है यहाँ पे, इसके क्या दो कंपोनेंट, ये क्या बनेगा, डी ई, ये भी डी ई, ये थीटा, तो क्या ये थीटा, तो ये डी ई कॉस और डी ई। अब फील करो क्या डी ई साइन कैंसिल हो जाएगा, क्यों, हाँ यहाँ से भी थीटा, ये एक कंपोनेंट ये, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल। तो आपने जो याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए, वो याद रखनी है के क्यू एक्स, मान लो चार्ज था इस पर टोटल क्यू, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितनी वैल्यू याद रखनी है, 3/2। ये बात याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा कई बार पूछ लेते हैं मैक्सिमम कब होगी, तो आपको पता है मैक्सिमम के लिए क्या डी बाई डी एक्स जीरो करना पड़ता है। तो बेटा एक्स की वैल्यू जब प्लस माइनस r/√2 होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलती है। कैसे मिलती है, मैक्सिमम। कैसे मिलती है, मैक्सिमम। देख लो, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है, नेगेटिव, तो बेटा एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की तरफ होगी, बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ। कहते बात क्लियर है। प्लस माइनस √2 है, इसका ग्राफ भी एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ भी है, यहाँ से देखो। अच्छा प्लस माइनस R2 पे क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। एक बार प्लस में और एक माइनस में, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो बेटा यहाँ से ग्राफ यहाँ आया, यहाँ पे चला, और एक बार यहाँ से आया और यहाँ पे चला, और ये है आपका r/√2 प्लस में, और ये है माइनस r/√2 माइनस में। कहते बात क्लियर है, पक्का। ये रिंग है, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट। क्या मिटा दिया जाए, उसके बाद बेटा हमको पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क लगेगा डाइपोल पे जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट उससे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ। बेटा पहली बात ये इमेजिनरी है। क्या है ये, इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होंगी या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, तो एंड या तो नेगेटिव पे होगी या फिर इन्फिनिटी पे होगी। जैसे मान लो ये देखो ऐसे, ये प्लस है तो यहां से निकलेंगी और खत्म कहाँ होगी, माइनस पे, यानी ऐसे। अच्छा मैंने एक और चीज़ लिखाई है यहाँ पे। क्या लिखा है कि इन्फिनिटी से भी स्टार्ट हो सकती हैं और ख़त्म भी हो सकती हैं। क्यों समझाता हूँ बेटा। प्लस से स्टार्ट होगी, कहाँ जा रही है, अरे इन्फिनिटी पे तो जा रही है। माइनस से आ कहाँ से रही है, क्या को प्लस बैठा है, नहीं बैठा, यहाँ से आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है। तीसरी बात, ये लूप नहीं बनाती है। डू नॉट मेक लूप, मतलब ऐसे लूप नहीं बनाती। यार लूप कैसे बनाएंगे, कहने का मतलब प्लस से जाएंगी तो क्या प्लस में ही खत्म हो जाएंगी, नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन। और दूसरी बात, इसकी अच्छी स्टेटमेंट क्या है कि बेटा अगर ये लूप बनाने लग जाएंगे ना तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्यों, देखो ना, फोर्स भी क्यू टेंजेंशियल लगेगी, और ये भी जो डिस्टेंस है 2πr, ये भी है, तो एंगल इनके बीच में जीरो, तो वर्क डन जीरो नहीं आ पाएगा। पर ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है और वर्क डन जीरो चाहिए। कहती बात क्लियर है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से सुनना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बेटा अगर कोई भी टेंजेंट बनाओ, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई भी टेंजेंट बनाओ ऐसे, तो बेटा ये डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और फोर्स की भी। हाँ, दोनों डायरेक्शन मिलती है यहाँ पे। तभी तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फिफ्थ पॉइंट, बेटा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, देखो ना यहाँ पे, ये टेंजेंट ऐसे बनाओ, ये टेंजेंट ऐसे, क्या दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिक्स पॉइंट, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज 10 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो प्लस 2q कितना दे देगा, 20, और माइनस 2q कितने देगा, 20 देगा, पर क्या अंदर को देगा, बिल्कुल सही बात है, आसान है। अच्छा सेवन्थ पॉइंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाऊँ तो इसको मैं बोलूँ ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, तो ज़्यादा कहाँ है बेटा, बी पॉइंट। ज़्यादा कहाँ है, बी, मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ इंटेंसिटी भी ज़्यादा। क्या इतनी बात क्लियर है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ भी इंटेंसिटी। अगर मान लो मैं ऐसे बनाऊँ, मतलब बिल्कुल पैरेलल बनाऊँ, शेड बनाऊँ, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर रखूँ, तो इनको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लो है टेढ़ी मेढ़ी बनाऊँ तो वो कैसी बन जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म। वो कैसी बन जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का।
अच्छा एक बात और याद रख देना कि कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? मान लो ये कोई कंडक्टर है तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे नहीं निकल सकती, ऐसे नहीं निकलती। इसका रीजन आपको पोटेंशियल में पता चलेगा, बट याद रखना इसको परपेंडिकुलर निकलती है। कहते हैं क्लियर? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल रीजन बन जाता है, और पोटेंशियल से 90 डिग्री बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। या बाद में समझोगे, पर क्या ये पता चल गया? पक्का गारंटी? थोड़ी थोड़ी अगर कोई याद भूल गई होगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस देख लिया आपने। यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, डाइपोल को लाया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। तो एक बार डाइपोल को यहाँ पे माइनस रख दिया, ये प्लस रख दिया, ये दूरी L, ये दूरी L। एक बार हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, एक बार प्लस रखा और यहाँ पे माइनस रखा, और ये दूरी L, ये दूरी L। फील करो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगती है? Q ही, ये भी Q, ये भी Q। इसको फोर्स लग रही होगी बेटा, ध्यान से रखना, इसको फोर्स लग रही होगी पीछे Q ही, और इसको लग रही होगी आगे Q ही। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो बेटा यहाँ पे फोर्स कितनी आ गई? जीरो। एफ नेट कितना आ गया? जीरो। अगर ध्यान से देखो तो टॉर्क भी जीरो। टॉर्क मतलब कितना घुमा सकते हैं बेटा, ये फोर्सेस कहाँ घुमा सकती हैं? जीरो। ऐसे लग रही है ना यार, कहाँ घुमाएंगी? यहाँ पे देखो, इसको फोर्स लग रही है पीछे क्यों हुई, इसको फोर्स लग रही है आगे क्यों हुई। अरे एफ नेट तो यहाँ भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। यहाँ पे क्या है? टॉर्क भी जीरो है। इसका मतलब ये दोनों ही कैसे हैं बेटा? दोनों ही कैसे हैं? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दोनों ही कैसे हैं बेटा? सॉरी, स्टेबल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है। दोनों ही कैसे हैं? इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। ये हम थोड़ी बाद में सीखते हैं, पर पहले यहाँ आ जाओ। हमने क्या कर दिया, एक डाइपोल लिया, यहाँ पे रखा, कुछ ऐसे रखा, यहाँ माइनस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये दूरी L, ये L, ये L। माइनस से प्लस आपको पता है P वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। मान लो इनके एंगल है, इनके बीच में थीटा एंगल। तो बेटा इसको फोर्स यहाँ लग रही है क्यों हुई, इसको फोर्स यहाँ लग रही है क्यों हुई। इसका मतलब ये इसको यहाँ घुमाना चाहता है और ये यहाँ। तो टॉर्क क्या क्लॉकवाइज लगना चाहता है? बिल्कुल सही बात है, टॉर्क लगना चाहता है क्लॉकवाइज। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। फोर्स तो पता है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ, L थीटा, तो क्या L cos थीटा और ये कितना L sin थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा L sin थीटा। तो जो फॉर्मूला आएगा टॉर्क का वो याद रखना, वो है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या फिर टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब sin थीटा मैक्सिमम कब होता है बेटा? जब थीटा वैल्यू 90 हो जाए, और मिनिमम कब होता है? जब थीटा 0 और 180। मतलब जब थीटा 0 और 180 है, 0 मिलेगा टॉर्क। और दिख रहा भी है बेटा, यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो टॉर्क मिला क्या? नहीं मिला ना, 0 मिला। क्या मिला? 0। और यहाँ पे 180 है, तब भी टॉर्क 0 मिला, मतलब टॉर्क मिनिमम यहाँ पे। और मैक्सिमम तब है जब इसको ऐसे रख देंगे हम, ये प्लस और ये माइनस, दूरी इनके बीच में L, ये भी L। इसको फोर्स यहाँ, इसको फोर्स यहाँ, ये है मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, एफ नेट यहाँ भी 0 है, एफ नेट यहाँ भी 0, पर टॉर्क नेट यहाँ 0 नहीं है। अरे एफ नेट तो 0 ना, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, बट हाँ ये घुमा रहा है इसको। क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है। ट्रांसलेशन 0 मतलब एफ नेट 0, रोटेशन 0 मतलब टॉर्क 0। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी? कुछ पूछना तो नहीं है? कैसे पूछोगे? इसके बाद जो टॉपिक आता है, एक ही टॉपिक बचा है इसके बाद, गॉस लॉ, पर उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़नी है, सुनना ध्यान से बेटा। अब आता है वैल्यू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट फ्लक्स से पहले हमको पढ़ना है एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना है? एरिया वेक्टर। देखो दो तरीके की सरफेस होती हैं, कितनी? दो। एक होती है क्लोज, एक होती है ओपन। क्या होती है? ओपन मतलब रिंग हो गई, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दी। क्लोज मतलब सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, ये क्लोज है। तो बेटा एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मान लो चूड़ी ऐसे रखी है, तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ओपन के लिए हमने देखा 2 एरिया वेक्टर हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, पर चूज एक ही करना है। एक क्वेश्चन के लिए एक चूज कर लो, ऊपर वाले को प्लस ले लो या नीचे वाले को ले लो, उसी से काम चलाओ। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो, बट कोशिश वो करना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती है, तो इसका एरिया वेक्टर देखो ध्यान से, एक ये बनेगा और एक ये, तो हम इसको टिक कर देंगे। चला पता। अब जैसे ये है गोलू, ये ऐसे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो हम ये वाला चूज कर लेंगे। बट क्लोज के लिए ऐसा नहीं है, क्लोज के लिए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर वाला। कैसे लेना? हमेशा बाहर वाला, यानी ये हमेशा कैसे लेना है? बाहर वाला। अंदर वाला हम ले ही नहीं सकते। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का।
अब आते हैं फ्लक्स में। बेटा फ्लक्स का फाई है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फ्लक्स बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, कि एक एरिया में से मान लो चूड़ी ले लो, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसी को? फ्लक्स। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कितनी एनर्जी पास कर रही है, कितनी एनर्जी पास कर रही है। अच्छा बेटा फ्लक्स डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो फ्लक्स ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लक्स ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, ये तीसरी बात डिपेंड करती है, देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। एंगल पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे। मान लो चूड़ी ऐसे रखी है, ऐसे, बट फील्ड लेंस ऐसे, बेटा चूड़ी में से तो पास ही नहीं कर रही ना यार, तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो। क्योंकि देखो ये चूड़ी रखी है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड लेंस यहाँ, क्या 90 बन रहा है, और कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स कितना आ गया? क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? अरे मैं जान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस हो गया, तुम रिवाइज कर रहे हो बस। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला। अच्छा आप सुनो, और यहीं से आ जाता है आपका गॉस लॉ। क्या आ जाता है यहीं से? गॉस लॉ। फिर क्वेश्चन करते हैं इसके, सुन लो। गॉस लॉ बोलता है कि यार आपके पास अगर क्लोज सरफेस है, कैसी है? क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है, ये है, इसमें जितना चार्ज पड़ा है ना, जितना चार्ज पड़ा है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। उसी पे मान लो यहाँ पे कितना चार्ज पड़ा है, क्या 2 क्यू पड़ा है, तो सीधे लिखेंगे 2 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना चार्ज पड़ा है, तो लिखेंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब जितना अंदर चार्ज पड़ा है वो बताना है फ्लक्स। चमका? समझ आई बात? अब मेरी बात सुनो, मान लो चार्जेस ऐसे पड़े हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, तो बेटा फ्लक्स इन दोनों की वजह से आएगा, सिर्फ फ्लक्स इन दोनों की वजह से आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड चारों की वजह से आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों की वजह से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अच्छा एक और फ्लक्स का फॉर्मूला पड़ा क्यू इन, तो क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिखेंगे ई नेट। क्या लिखेंगे? ये आ गया आपका गॉस का नियम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस, चाहे बाहर है चाहे अंदर है, क्योंकि देखो ना यार, यहाँ से देखो ये फील्ड है, इसको कैसे निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट फ्लक्स क्या है? फ्लक्स बेटा जितनी फील्ड लेंस एंटर की उतनी ही एग्जिट कर दी। जो बाहर निकलती है उसको पॉजिटिव, जो एंटर करती है उसको नेगेटिव। तो बेटा जितनी एंटर की, मान लो 20 एंटर की, तो क्या 20 ही तो निकल गई, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे, बट फ्लक्स नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? समझ आ गया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी लेनी है, बट चार्जेस कौन से? अंदर वाले लेने हैं फ्लक्स में। ठीक है, बिल्कुल, ये भी आप समझ गए। अब होता क्या है, अगर हमारे पास क्लोज सरफेस मिल जाए तो बेस्ट है। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस मिल गई तो बेस्ट है ना यार हमारे पास, हमको क्या दिक्कत है? गॉस लॉ लगा देंगे। देखो कैसे, मान लो ये हेमिस्फीयर है और ये भी हेमिस्फीयर, पर ये ओपन है। कैसे? ये ओपन बेटा क्लोज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज रख दिया। अच्छा ये भी क्लोज है, इसके यहाँ चार्ज रख दो, और एक ओपन रख दो, इसके यहाँ पे चार्ज रख दो। ये क्यू और ये क्यू। बेटा ध्यान रखो, ये तो क्लोज सरफेस के अंदर है, तो सीधे बोलेंगे फ्लक्स क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर तो है नहीं, तो सीधे फ्लक्स कितना आ गया? जीरो। अब सुनो ये यहाँ पे देखो बेटा, ये तो क्लोज है ही नहीं, ये ओपन है। कैसी है? ओपन। तो पहले हम क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक वेक्टर है, काम इसका एक ही है, सिमेट्री को मेंटेन करना। क्या काम है इसका? सिमेट्री को मेंटेन। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ओपन है उसको क्लोज बनाओ। क्या बनाओ? क्लोज। फील करो, ये आधा सफ़ेयर है, अपने से आधा सफ़ेयर बना दूँ, हाँ, तो क्या पूरा सफ़ेयर बन गया? अब इमेजिन करो, क्या ये चार्ज अब क्लोज हो गया? हाँ, अब ये क्लोज हो गया, पहले तो ओपन था। अगर क्लोज होता तो फ्लक्स निकलता क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, बट यार हमको पता है, हमने किया है इसको, पहले तो आधा था ना यार, तो फ्लक्स कितना आ गया? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? समझ आया या नहीं आया? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, मान लो क्यू चार्ज पड़ा है, तो बेटा फ्लक्स कितना लिखेंगे? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल 100% ठीक है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, ये एक ऐसे प्लेट दी हुई है आपको, इसकी साइड है L, और यहाँ से L/2 ऊपर जाके यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना फ्लक्स इसमें से कितना निकल रहा है। अच्छा दिमाग लगाएंगे क्या? मेरी बात सुनो, ये तो ओपन है, क्या है ये? ओपन। तो इसको पहले क्लोज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्लोज। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, अगर ये क्यू बनाऊँ, क्या ये इसकी साइड लग रही है L, और यहाँ से L/2 यानी सेंटर में जाके क्यू चार्ज ऐसे पड़ा हुआ? अरे वैसे ही है ना, सोच सकते हैं। अच्छा ये क्यूब है, इसकी 6 साइडें। कितनी साइडें? 6। अगर ये क्यूब होता तो लिखते क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
पर ये क्यूब तो था नहीं, हमने बनाया। इसको कितनी साइड थी? एक ही साइड थी। टोटल निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साइडें हैं 6, तो एक में से कितना निकल रहा होगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का कितना निकल रहा होगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्यूब रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? क्यूब। इस बार इधर रख दिया, वर्टेक्स पे रख दिया चार्ज। तो बेटा यार वर्टेक्स पे रखा तो अंदर तो है नहीं, बाहर है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कैसे सॉलिड स्टेट में कैसे बंद करते हैं। बेटा इसके ऊपर एक क्यूब रखना पड़ेगा, इसके एक साइड, इसके इस साइड, और 4 क्यूब इसके आगे रखने पड़ेंगे। फील करो ना, 4 क्यूब ये रखने पड़ेंगे, एक इसको मिला के 1 2 3 4 और 4 आगे, तो क्या 8 रखने पड़ेंगे। अगर 8 होते तो क्या बोलता? क्यू अपॉन फ्लक्स कितना होता? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमको तो 1 से चाहिए ना यार, तो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ आया? नहीं आया? पक्का गारंटी? अच्छा फिर ओट ऑफ कर लेता, बोलता यार एक साइड से बताओ कितने, एक साइड से। आपको पता पूरे में से इतना निकल रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखो ये ऊपर वाली साइड पे क्यूब पड़ा हुआ है, मतलब ये तो फुल हो गई है साइड। इस लेफ्ट वाले के यहाँ भी क्यूब पड़ा है, ये भी फुल हो गई है मतलब। और ये आगे वाला इसका भी, इसका मतलब 3 ही साइडें हैं जिसमें से फ्लक्स निकल रहा है। ये देखो, एक नीचे वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अरे सारे नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने। क्लियर है बात? सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा मान लो उसने बोला डाइपोल रख दिया, क्या रख दिया? क्लोज सरफेस के अंदर मैंने डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू और प्लस। फील करो, प्लस क्यू निकाल रहा होगा, क्या माइनस क्यू एंटर कर रहा होगा? मतलब जितनी फील्ड लाइन्स निकल रही हैं क्या उतनी एंटर कर रही हैं? बिल्कुल। तो फ्लक्स कितना आ गया? 0। फ्लक्स कितना आ गया? 0। फ्लक्स कितना आ गया बेटा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पे क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये है साइड L। तो ध्यान से देखो, तो बेटा सबका एरिया वेक्टर बनाते हैं अगर, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इसका यहाँ, इसका यहाँ, क्योंकि क्लोज है ना, अंदर वाले तो लेने नहीं है, सिर्फ बाहर वाले लेने हैं। अच्छा इसका एरिया वेक्टर यहाँ और पीछे वाले का वहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर की ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है। बेटा यहाँ से ऐसे की, यहाँ से ऐसे, बेटा इनके बीच 90 बन रहा है, 4 के बीच 90 बन रहा है। क्या बन रहा है 4 के बीच? 90। तो यहाँ तो ऐसे ही 0 हो गया। क्या यहाँ पे एंगल 180 बन रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 0। बेटा ये एरिया कितना है? L², साइड L है तो ये भी कितना है? L²। बट क्या एक cos 0 है? cos 0 की वैल्यू 1, एक cos 80 है, -1 मतलब -1। आप देख रहे हो जितनी एंटर कर रही है उतनी लीव कर रही है, मतलब फ्लक्स इधर भी कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। और ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, मतलब R के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर आपने देखना R के साथ कैसे चेंज होती है तो वो वाला वीडियो भी डला है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मान लो ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया, इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B और इसको मैंने बोला C। आपको पता है ये होता है कर्व सरफेस और ये होते हैं फ्लैट सरफेस। सिलेंडर है ना, ऐसे ही होता है। उसने बोला C में से फाई निकल रहा है, कितना निकल रहा है? फाई। आपने बताना A में से कितना निकल रहा होगा। उसने बताया C में से फाई निकल रहा है, A में से कितना निकल। हमको पता है यार टोटल कितना निकलता है। टोटल अगर होता तो हम बोलते फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C, क्या क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे टोटल तो क्यू ही बड़ा है ना, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से देखो, A और B तो सेम है ना यार, A और B तो क्या है? सेम है। तो B को A लिख सकता हूँ, तो इसको A लिख दो, तो क्या आ जाएगा? 2 फाई A प्लस फाई C की वैल्यू क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो फाई A की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी -5 और 2 क्या यहाँ पे आ जाएगा? 1/2। 100%। नीट का क्वेश्चन पुराना है। क्या तुम्हें समझ आई या नहीं आई? पक्का। देखो ना इसकी फील्ड कैसे ऐसे 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 हर डायरेक्शन में निकलती होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? सिर्फ A से कितना बताना है फ्लक्स, हमने सिर्फ A से बताया कितना है, C से तो उसने दिया हुआ था। क्या क्लियर है बात? पक्का। अच्छा उसके बाद आ जाता है बेटा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। क्या आ जाती है? गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। वीडियो काफी लंबा हो गया। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। यहाँ पे देख लो गॉस लॉ की एप्लीकेशन, 2 में यहीं पे करा देता हूँ। पहली एप्लीकेशन है बेटा इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर
मतलब बहुत लंबी, और दूसरी है इन्फिनिटली लॉन्ग शीट। क्या है ये? शीट। अब बेटा शीट मान लो आपकी कॉपी का पेज, अगर कॉपी का पेज है तो उस पर चार्ज लाइन की तरह दिख रहा है या सरफेस पे? सरफेस पे दिख रहा है। तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन है क्यू बटे एरिया, इसके लिए लैम्डा डिफाइन है क्यू बटे एल। कहते हैं बात क्लियर है? ये है वायर। अच्छा सबसे पहले वायर यार देखो ना, इस पर प्लस चार्ज है, बिखरा हुआ है, तो इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमने इमेजिनरी एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर इसलिए बनाया ताकि हर पॉइंट पे फील्ड कैसी रहे? सेम रहे। क्योंकि अगर सफ़ेयर बना देता, मान लो सफ़ेयर बना दिया यार येलो, तो बेटा यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, तो सिमेट्री नहीं बैठ रही है ना, तभी ऐसा किया। कहते हैं क्लियर है? अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, मतलब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस फ्लैट की बात करूँ, फ्लैट की, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ बनेगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंगल 90। इसका एरिया वेक्टर यहाँ बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एंगल 90। बट इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर भी ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी, तो मतलब फ्लक्स यहाँ और यहाँ से कितना आ जाएगा? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। और जो यहाँ से फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू होती है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये बात मेरी याद रखना। और आर क्या इसका रेडियस, यहाँ से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लो चार्ज क्यू था, लेंथ एल थी, तो क्यू बटे एल डाल देना। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसको 2 के लैम्डा बटे आर भी बोलते हैं, देख लेना, वैसे ही आएगा। ई इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बटे आर। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास अब शीट है। क्या है हमारे पास? शीट। तो ये ऐसे और इस पे चार्ज ऐसे बिखरा हुआ। हमने क्या कर दिया? गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, वैसे सिलेंड्रिकल, इस बार उल्टी। अच्छा ये एरिया ए, तो ये एरिया भी है और ये एरिया भी है। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस भी x। कहते हैं क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही होंगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ निकल रही, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बेटा इसका एरिया वेक्टर भी यहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी यहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा और फील्ड लाइन्स यहाँ निकलेगी। इस बार कर्व्ड सरफेस में से जीरो निकलेगा। कितना निकलेगा? जीरो। सिर्फ किस में से निकलेगा? इसमें से, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? जीरो। यहाँ पे एंगल कितना है? जीरो। तो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ जाएगी बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट। याद रखना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलती है? शीट में। क्योंकि बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही कि मतलब एक्स इधर है कितनी दूर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? मिटा दिया जाए। अच्छा ट्रेजेक्टरी पढ़ानी है आपको थोड़ी सी, एक वो पढ़ा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लास्ट एप्लीकेशन करते हैं। ट्रेजेक्टरी क्या है? कुछ भी नहीं यार, देख लो। मान लो ये ऐसे रखा है, इस पर मैंने प्लस चार्ज रख दिया और ये फील्ड ऐसे रखी है, इस पर मैंने माइनस चार्ज रख दिया। बेटा प्लस चार्ज रख दिया तो फोर्स यहाँ लगेगी क्यू ही, माइनस चार्ज रख दिया तो फोर्स यहाँ लगेगी क्यू। बेटा दोनों ही केस में ये स्ट्रेट लाइन पाथ किया। कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि यार इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। कैसी फोर्स है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए दो ही ट्रैजेक्टरी बनती है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। देखो पैराबोला कहाँ बन सकता है, ध्यान से देखो बेटा। ये प्लस 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 और ये क्या? माइनस माइनस माइनस। तो फील्ड लाइन्स क्या? नीचे को बिल्कुल प्लस से शुरू होती है, माइनस में खत्म। मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वी वेलोसिटी से फेंका। वी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इसको लगातार क्या ऊपर, ये देखो ध्यान से देखो, ये वाला माइनस इसको धक्का देगा यहाँ पे। अरे देगा नहीं देगा, और वो उसको टक, तो इसका जो पाथ बनेगा वो प्लस की तरफ टक 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 कुछ ऐसे पाथ बनेगा, नहीं बनेगा। बेटा जाना ये ऐसा चाहता था, पर क्या यहाँ चलेगा? इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? बेटा जो भी डिफ्लेक्शन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो मतलब जिसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा। अच्छा अगर मैं पॉजिटिव फेंकता, क्या फेंकता? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे जाता? देखना ध्यान से, ऐसे फेंका तो क्या वो नेगेटिव की तरफ जाता? बिल्कुल, उसका पाथ ऐसे हो जाता, तो उसकी डिफ्लेक्शन यहाँ आ जाती। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा अब क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेंका या एक प्रोटॉन यहाँ से फेंका? क्या फेंका? सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से या प्रोटॉन यहाँ से। तो देख लेना किसका मास पे डिपेंड है। बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसी हिसाब से बिठा दिए थे। ऐसा क्वेश्चन भी आया नीट पे। लास्ट एप्लीकेशन है सफेयर्स पे। किस पे? सफेयर्स में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा। सफेयर्स पे यहाँ पे आओ बेटा। दो तरीके के सफेयर है, बेसिकली चार तरीके के हैं, पढ़ लो।
एक होता है बेटा सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, एक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, एक है, हाँ बिल्कुल, और एक है हॉलो कंडक्टिंग और एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग। हॉलो मतलब अंदर से खाली, एक है हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग मतलब मान लो मेटल की बॉल ले लो अंदर से खाली, वो कंडक्टिंग, ठीक है। एक है हॉलो नॉन कंडक्टिंग, फुटबॉल ले लो, हॉलो है पर नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग, एक मेटल की बॉल ले लो अंदर भरी हुई है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। एक नींबू ले लो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखो एक प्रॉपर्टी है, जितना भी चार्ज देते हो ना आप कंडक्टर को, जितना भी चार्ज आप देते हो वो उसके सरफेस पे आ जाता है। कहाँ जाता है? उसके सरफेस पे। कहाँ जाता है? उसके सरफेस पे। क्यों आता है ऐसा समझ लो, क्योंकि अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्या होती है अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब बेटा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई, तो चार्ज तब तक दौड़ेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। तो सारा चार्ज कहाँ मिलेगा हमको? सरफेस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सरफेस पे, ठीक है। लेक्चर में आपने खूब समझा होगा, बस आपने याद रखना है सरफेस में मिलता है। तो बेटा यहाँ पे सरफेस, सॉलिड कंडक्टर है तो सरफेस में मिलेगा चार्ज, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अब बेटा नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस पे तो नहीं मिलेगा, जहाँ देंगे वहीं, तो इसका मतलब इसके पेट में चार्ज मिलेगा यहाँ पे अंदर। हॉलो कंडक्टिंग, बेटा ये तो अंदर से ही खाली है तो मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, इसके भी बाहर ही मिलेगा। और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, बेटा ये भी हॉलो ही है, चाहे कंडक्टर हो चाहे ना। इसका मतलब ध्यान से देखो तो यार ये तीन तो सेम है, तो हम इन तीनों को साथ में पढ़ लेंगे, इसको अलग से पढ़ लेंगे। इन तीनों को कैसे करेंगे? साथ में पढ़ लेंगे और इसको अलग से पढ़ लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पढ़ना क्या है हमने बेटा फील्ड निकालनी है। एक इसके इनसाइड पॉइंट में इसको ए बोला और इसके एक बी, एक आउटसाइड पॉइंट में। यही करना है और उसका ग्राफ देखना है, यही करना है और उसका ग्राफ देखना है। क्या स्टार्ट करें? पक्का हमने देखा ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस हम साथ में कर देंगे। अच्छा स्टार्ट करते हैं। ये आया कौन सा केस है? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। देखो फर्स्ट केस, यहाँ देखो बेटा चार्ज सारा बाहर, मान लो ये रेडियस आर, कितना रेडियस आर, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। तो बेटा सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस बनाएं। क्या बनाएं? गॉसियन सरफेस, जिसके अकॉर्डिंग बनाना है। ए के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस बनाएं, सफेरिकली बनेगी क्योंकि हमने सिमेट्री मेंटेन करनी है। बेटा ए के अंदर कोई चार्ज आ रहा है क्या? नहीं, सारा चार्ज तो बाहर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? जीरो, याद रखना। इनसाइड कितनी होगी? जीरो। कोई चार्ज ही नहीं गॉसियन सरफेस के अंदर। अच्छा बी पे बनाओ, टक 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 टक, और ये डिस्टेंस आर ले लो। हाँ तो बी के अंदर ये सारा चार्ज आ गया, बी के अंदर सारा चार्ज। पर यार बी को लगेगा ये पॉइंट चार्ज है उसको, तो क्योंकि बी तो आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड के लिए याद रखो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, चाहे कोई भी हो। तो सीधे लिखेंगे के क्यू बटे आर स्क्वायर, सॉरी आर छोटा आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। अच्छा सरफेस के आर के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ये बोलते हैं आर, ये वाला पॉइंट, ये छोटा आर, जब आर से छोटा है तो आर स्मॉलर देन आर, और ये केस है जब आर से बड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आप इसका ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा बनेगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ। ये आर इज इक्वल टू आर तक, स्टार्टिंग में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो जीरो, उसके बाद आर स्क्वायर यानी हाइपरबोलिक, ऐसे। ये याद रहेगा? पक्का। एक बात याद रखो, हॉलो में तो चार्ज होगा ही नहीं, बट अगर कंडक्टर है तो भी चार्ज नहीं होगा अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। कितनी आएगी? जीरो। और आउटसाइड जो मर्जी केस है वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू बटे आर स्क्वायर। पक्का, मिटा दिया जाए। ठीक है, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का। किसका? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब ध्यान से देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब ऐसे, इस बार चार्ज है अंदर, मान लो ये रेडियस आर, ये ए पॉइंट ले लिया, सॉरी ये ले लिया ए पॉइंट और ये ले लिया बी पॉइंट। तो पहले ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, ए पॉइंट का मतलब क्या है? इनसाइड, और इसका मतलब आर इज स्मॉलर देन आर। ध्यान से देखो, इस बार चार्ज है क्वेश्चन सरफेस के अंदर, क्या पर सारा चार्ज है? नहीं, सारा चार्ज नहीं है, और इसके लिए डिफाइन होगा रो। तो हम क्या करेंगे, रो क्यू बटे वॉल्यूम लगा के जो आंसर आएगा आपने वो याद रखना है इनसाइड के लिए, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट या के क्यू आर बटे आर क्यू। ये बात याद रखो। मतलब इस बार जीरो नहीं है, छोटे आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे आर तो कांस्टेंट है ना, बड़ा वाला आर पे कांस्टेंट, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अगर हम आउटसाइड की बात करें, बी पॉइंट के, सबको पता है बी आउटसाइड है तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, तो यानी आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड की वैल्यू क्या है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार है, आर इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में देखो डायरेक्टली, उसके बाद हाइपरबोलिक। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का, गारंटी,
ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, बता दूँ। बेटा मान लो आपके पास ये इन्फिनाइट वायर है, पढ़ा ना हमने यार, सॉरी इन्फिनाइट शीट है। कैसी है? इन्फिनाइट शीट, बहुत सारी। मान लो इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -2Q, इस पे चार्ज है 4Q और इस पे चार्ज है Q। ठीक है, आपको बोला जाए इसको चार्ज अरेंज करो। क्या चार्ज अरेंज करो? इस पे चार्ज अरेंज करो। कैसे अरेंज करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, पहले सबको सम करेंगे। सबको क्या करेंगे? सम करेंगे। सबको क्या करेंगे? सम करेंगे। ध्यान सुनो, सबको सम करो। 5 5 -2 3 3 + 4 4 आ गया ना। 4 का आधा आधा बाहर ले आओ, फिर यहाँ -2 +2Q और यहाँ पे भी +2Q। कहते हैं बात क्लियर? सबका सम किया, आधा आधा बाहर ले गए। अब बेटा यहाँ पे होना कितना चाहिए? +Q, पर यहाँ पे कितना है? +2Q। मतलब यहाँ पे क्या होगा? -Q। क्या होगा यहाँ पे? -Q, क्योंकि 2Q -Q क्या Q? ठीक है। अब अंदर वाली हमेशा 0 आएगा, तो बेटा 0 आने के लिए क्या यहाँ पे +Q डालना पड़ेगा, क्योंकि -Q +Q 0। अब +Q यहाँ पे आ गया -2Q, मतलब यहाँ पे -3Q आएगा, क्योंकि -3Q + Q क्या -2। अच्छा यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3Q। अच्छा +3Q यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे कितना बचा? एक ही बचा, यानी +Q, क्योंकि 3Q 4Q, तो यहाँ पे -Q। अब -Q + 2Q क्या आए ना +Q ऑटोमेटिकली। तो ऐसे अरेंज करते हैं। क्या याद रखना? याद रखना जितने भी होंगे, जितने भी चार्जेस होंगे, सबका जो सम है वो बाहर उस सम का आधा बाहर आ जाएगा और अपोजिट पे 0 आएगा, अपोजिट पे 0 आएगा। ये बात याद रखना। इसके बाद आप नीट के पुराने पेपर उठा देना, 30-35 साल के, सॉल्व कर देना। मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन है जिसमें यूज़ किया गया उसका इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो देख लेना, आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक्सेलरेशन निकालनी Q/m आती है, आपको पता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का कुछ रह तो नहीं गया? मोशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पढ़ लिया, एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ ली, टॉप पढ़ लिया, गॉस लॉ पढ़ लिया, उसके तीनों एप्लीकेशन पढ़ ली। अच्छा कैविटी पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। कैविटी देख लो यार, देखो मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर कोई कैविटी है। आप सुनते जाना। इस कैविटी में मैंने Q रख दिया। क्या रख दिया? मैंने रखा है यहाँ पे, मैंने रखा है यहाँ पे। मैं जब ये कहाँ Q रखा तो यहाँ पे -Q इंड्यूस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? -Q, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस देखा, टोटल 0 आना था। बेटा जैसे -Q रखा तो क्या +Q यहाँ भी आएगा? हाँ बिल्कुल यहाँ भी आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया? एक +Q लाया, इसको बोला QX। हमने देखा बेटा इसका इससे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ किसको इफेक्ट कर रहा है? इसको। क्यों? अगर मैं यहाँ पे फील्ड लिखूँ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगा? KQ/r², ये डिस्टेंस r। अरे इनका तो लेना देना ही नहीं है, तो उल्टा भी सही है। यानी इनका, इसका अंदर वाले चार्जेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब बाहर वाले चार्ज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब चार्ज क्या बनाते हैं? फील्ड। चार्ज क्या बनाते हैं? फील्ड। मतलब इसकी फील्ड का बाहर कोई लेना देना नहीं और इसकी फील्ड का अंदर कोई लेना देना नहीं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब कोई भी आपका डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, यानी उसकी रीडिंग खराब वगैरह चेंज हो जाती है, या छुपाना है कुछ आपने, तो उसको कैविटी में रख दो। कहाँ रख दो? कंडक्टिंग शेल में रख दो। कहाँ रख दो? कंडक्टिंग शेल में रख दो। अगर कंडक्टिंग शेल में रख दोगे तो वहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच पाएगी, ना ही उसकी इलेक्ट्रिक बात जा पाएगी, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और मान लो यहाँ पे आपके पास मटेरियल है। क्या है आपके पास? मटेरियल। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑलवेज 0। ये 0 है, ये बिल्कुल सही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट जहाँ पे मटेरियल होगा वहाँ पे 0 है, ये 100% श्योर है। क्लियर? क्यों? समझा देता हूँ। मान लो यार यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे, और ये यहाँ पे मटेरियल है। बेटा यहाँ पे +Q रख दूँ तो है ना, फिर इस डिस्टेंस दूरी पे है ना अंदर, पर अंदर है ना यार, मटेरियल तो नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि ये इस हिसाब से इंड्यूस चार्ज करेगा कि वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो जहाँ पे मटेरियल है वहाँ पे 0 होना गारंटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 ऐसा बोलना ठीक नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा इन दो चार्जेस का, ये दो चार्ज ऐसे सोचती हैं कि इनके बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या सोचती हैं? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो मतलब यहाँ 0। बिल्कुल सही बात है भी मटेरियल में तो 0 होनी चाहिए। और ये चार्ज और ये चार्ज, ये वाला चार्ज इसको देख के ऐसे इंड्यूस होता है, ये ऐसे मिलते हैं कि सोचते हैं हमारे अंदर हर जगह 0। मतलब इन दोनों के लिए
अंदर जीरो, इन दोनों के लिए बाहर जीरो, तो बेटा यहाँ पे तो 100% जीरो, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए बाहर है और ये पॉइंट इसके लिए अंदर है, तब भी बोलते हैं इनसाइड मटेरियल जीरो। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वो करते हैं आपका अच्छा रहा पेपर। ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ट्राई करेंगे अब धीरे धीरे पोटेंशियल करंट इलेक्ट्रिसिटी।